Hello, welcome to all of you in my YouTube channel ikeonline.com। बेटा लास्ट क्लास मैंने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है मैंने स्टार्टिंग किया था। केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिर मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था, आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए हमें 4 बेसिक चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेटर और मैकेनिज्म। में 4 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। मैंने आप सबको पढ़ाया था, है ना। मैंने इसको स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन। आप सबने चलिए आइए रिकैप करते हैं लेक्चर 1 के नोट्स को। क्लासिफिकेशन क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। किसी के है? Yes, sir. I have a doubt. Sir, from where the word organic came and where was the first element or compound discussed? Can you explain me that? Okay, it is right question, beta. But this question is basic question, belongs to class 9th and 10th standard. If you study in class SSC, SMST board, they are given. Anyway, I discussed that topic also. That is called history of organic chemistry. ओके, मिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम वेयर ओरिजिनेटेड, कहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं। चलो मैं उसके क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। इसके अलावा कोई टॉपिक आपको पूछना है, कुछ और जानना चाह रहे इसके अलावा? नो सर। ओके, सो कैन आई स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री? ओके, Yes, sir. सो डिस्कस बेटा हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन अब कंपटीशन पे नहीं आते, बट 11th के हिसाब से पढ़ सकते हैं, बेसिक समझ सकते हैं, है ना। ये कंपटीशन में नहीं आता, बट वहां 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कहां से? देखो इसके बारे में आपको सिर्फ 2-3 नाम याद करने पड़ेंगे साइंटिस्ट के, वहां सारे काम बन जाएंगे सब। जब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर हो, जैसे आप जानते हो ना कि मान लो आपके पास आपके बैग में बहुत सारी कॉपियां हैं, उस पर कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ, तब उसको पहचानोगे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसको आइडेंटिफाई का तरीका ये है कि आप कॉपी पे कवर चढ़ाओगे ताकि पता चले कि ये कलर कॉपी जो है वो इस सब्जेक्ट पे होगी। उस तरीके से पहले के जो बहुत सारे एलिमेंट और कंपाउंड डिस्कवर हो चुके थे, लोगों ने उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए उसको सिस्टमैटिक चैनलाइज किया, उसको क्लासिफाई किया। तब लोगों को नहीं मालूम था ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या है, लोगों को नहीं मालूम था। उसमें लोग सोचते मालूम था कि सब्सटेंस है, और सब्सटेंस हम क्लासिफाई कैसे करेंगे इसके तरीका हमने स्टार्ट किया। जो सबसे पहले साइंटिस्ट, जो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था निकोलस लैमरी। यस सर, निकोलस लैमरी। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे उस समय जिन्होंने क्या किया कि उस समय जितने भी कंपाउंड सारे डिस्कवर थे, जो भी एलिमेंट या कंपाउंड डिस्कवर थे, उन सारे सब्सटेंसेस को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इनके हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड उस समय के जो सब्सटेंस थे उन सारे सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में नाम दिया इस कंपाउंड को, इसको बोल दिया एनिमल सब्सटेंस। एनिमल सब्सटेंसेस, एनिमल सब्सटेंसेस मींस दोस सब्सटेंसेस which obtained directly or indirectly from the animals, like urine, blood, fat, different things are there. Those substances will directly or indirectly obtained from the animals, that substances that can refer as animal substances. उस समय उस कंपाउंड को एनिमल सब्सटेंस बोला, ठीक है। सेकेंड जिसका पार्ट आया उसके बाद आया, उसको बोलते हैं प्लांट सब्सटेंसेस। प्लांट सब्सटेंसेस, plant substances means those substances which obtained from the plants. You know the plant? Yeah. Vegetable, those substances obtained directly from plant, directly indirectly, that different plant substances. According to Nicholas Lambry,
substance divided in three parts: animal, obtained from the animals; plant, obtained from the plants are vegetative; and third substance, those not belong to animal, not plant, that is called mineral substances. Mineral means that substances which neither belong to animal nor belong to plant. ये वो सब्सटेंस था जो एनिमल प्लांट के बजाय किसी और से बनता है, जैसे मान लो अर्थ पे सैंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सारे पार्ट जो एनिमल प्लांट से बिलोंग करने वाले पार्ट नहीं है, जो मिनरल से मिलने वाले पार्ट है, उन सारे पार्ट को बोलते हैं मिनरल सब्सटेंस. सो थ्री पार्ट है एनिमल, प्लांट और मिनरल. ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन था निकोलस लैम्ब्रे का. Sir, then it means that at that time the scientists were using basically that what was the name denoting, they were naming the substance in that group. Yeah, definitely. They name the substance belong to that particular part. Animal substance will belong to animals, plant will belong to plants, and mineral will belong to other part of animal and plant. Okay? So the classification was easier in that. Easily in that way. In that way, any compound can be easily classified. Right? Okay? Any substance can be classified easily. Later on, this classification follows so many years, we can say, around 50 to 60 years. After that, one scientist again come who said in this three classification we can modify it in two forms. According to that person, this three classification we can modify it in two forms. Can you know what is the two form? No. We can say animal and plant substances combinedly. We can say living substances. We can say living substances. Okay? Yeah. And the third one is non-living. Understood? Yes, sir. So, according to the second scientist in place of Nicolas Lambert, the second person who come, whose name is Boltzmann. So, second point for that, Boltzmann. According to Boltzmann, all the substances which occur from animal and plants, they are combinedly called living substances. They are combinedly called living substances. इनको मैंने एक बार में बोल दिया कि जो सबसे एनिमल प्लांट दोनों से मिल रहा है उसको बोल दिया लिविंग सब्सटेंस, और जो इनसे नहीं मिल रहा है जो अदर पार्ट्स उसको मिनरल बोला गया था, उस मिनरल वाले पार्ट को बोलते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस. नॉन लिविंग सब्सटेंस ये आपका बन रहा था मिनरल्स. Okay, so these two classification, two part further divide them Boltzmann. According to Nicolas Lambert, animal, plant, and mineral, and according to Boltzmann, animal, plant combined together called living, and rest one is non-living. Okay? Yes, sir. This classification also follows so many years, but in organic chemistry, one name is very popular, and that is also the revolution for the organic chemistry. That call is the Berzelius concept. So third scientist name is Berzelius. Berzelius concept. This scientist is very famous scientist, and he also regarded as father of stereochemistry. According to Berzelius, the living substances, because that time nobody knows how these compounds are formed. So according to Berzelius, the living substances obtained from a particular organ of living being. इन्होंने बताया, मैंने समझाया ये जिसको हम लिविंग सब्सटेंस बोल रहे हैं, जो लिविंग सब्सटेंस है, जो लिविंग बीइंग से एनिमल प्लांट से मिल रहा है, वो सब्सटेंस उस लिविंग सब्सटेंस किसी लिविंग बीइंग के पर्टिकुलर ऑर्गन से मिल रहा है. उस ऑर्गन से मिलने के कारण उन्होंने उस लिविंग सब्सटेंस का नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसमें ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूटिलाइज किया. इसमें organic term was given by Berzelius. This scientist say the all living substance इनके अकॉर्डिंग ये था कि वो सारा सब्सटेंस जो हमें एनिमल प्लांट से मिल रहा है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से मिल रहा है, उसको बोल देगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस. इन्होंने क्लासिफिकेशन तो फिर से मॉडिफाई किया, एक को बोल दिया ऑर्गेनिक और दूसरे को बोल दिया इनऑर्गेनिक. Organic means that which obtained from the living being organ, and that not obtained from the organ, this called inorganic. राइट. तो ऑर्गेनिक टर्म हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन था कि ऑर्गेनिक हमारा आया कहां से, ये ऑर्गेनिक टर्म आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे कि ऑर्गेनिक टर्म हमारा जो है ये देने वाले साइंटिस्ट थे Berzelius,
और इन्होंने इसको कहां से लिया, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, वर्तमान किया, मॉडिफाई किया था कि ऑर्गेनिक टर्म वहां से आया कि ऑर्गेनिक टर्म उसे बोलेंगे, उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो किसी लिविंग बीइंग के पर्टिकुलर ऑर्गन से मिले। और सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है जिसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल रहे हैं, उस समय लोगों को नहीं मालूम था कि कंपाउंड बनता है कैसे, किस तरह से बन रहा है। भाई जैसे आपसे कहा जाए बेटा ये क्या है, आप पहचानते हैं ये मार्कर है, कैसे बना आपको नहीं मालूम, फैक्ट्री वाले जानते हैं, केमिस्ट्री वाले जानते हैं, उस तरह से लोगों को नहीं मालूम था कंपाउंड बन कैसे रहा है, लोगों को नॉलेज नहीं था। तो इन्होंने इसमें एक और ऐड कर दिया कि चूंकि जो कंपाउंड या लिविंग सब्सटेंस जो किसी ऑर्गन से मिल रहा है वो किसी मिस्टीरियस फोर्स से मिल रहा है, भगवान की कृपा से बन रहा है, मैजिक से बन रहा है, इसलिए इन कॉन्सेप्ट को बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। तो लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर ये पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी। तब कर सकते हो वाइटल, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो ऑर्गेनिक टर्म किसने दिया, पहला पॉइंट। दूसरा है कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी ये किसने दिया है, ये क्या है, इसके बारे में शॉर्ट नोट दी, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 11th स्टैंडर्ड में, और कंपटीशन में आता है। तब याद रखो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय बर्नौली। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वापस आते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ऑल द लिविंग सब्सटेंसेस, फर्स्ट पॉइंट, दे ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ लिविंग बीइंग, दैट्स व्हाई नेम्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो किसी लिविंग बीइंग के ऑर्गन से मिल रहा है, जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि सच कंपाउंड फॉर्मेशन इज बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग कंट्रोल। इसका जो फॉर्मेशन है वो आदमी के कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग कंट्रोल। इट फॉर्म बाय मिस्टीरियस फोर्स और वाइटल फोर्स। थर्ड पॉइंट, आप जानते हैं कि कंपाउंड किसी आदमी के सहयोग के हेल्प से न बन सके तो वो किसी रूल जो हमारा जो बेसिक रूल हमारा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें जैसे कोई कंपाउंड कॉम्बिनेशन बनाया तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कंपाउंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करे। ये 5 बेसिक लॉ आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, पढ़ा है, तो उनमें से किसी एक रूल को फॉलो होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग चूंकि था कंपाउंड मैजिक से बन रहा है, वाइटल फोर्स से बन रहा है, तो उसको कोई आदमी लैब में नहीं बना सकता, और लैब में नहीं बन सकता तो वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। इन तीनों को मिला के बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, organic compound obtained from a particular organ of living being. Second point, its formation beyond of human being control. It formed by mysterious force or vital force. Third point, it cannot be prepared in the lab. Hence, it does not follow the law of chemical combinations. ये तीन कंबाइंड वाले पार्ट आपका हो गया, आप इसको बोलोगे वाइटल फोर्स थ्योरी। क्लियर? ये बर्जेस कॉन्सेप्ट है। इनकी बातों को बहुत दिनों तक फॉलो किया गया, बहुत दिनों तक फॉलो किया, लेकिन जैसे आप जानते हो साइंस में जो आज है वो कल नहीं होगा। इनकी इस बातों को लोगों ने बहुत माना, लेकिन बाद में इन्हीं की बातों को लोगों ने क्रॉस करना भी शुरू किया। लोगों ने क्रॉस करना शुरू, एक साइंटिस्ट बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, जहां सबको याद करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, उनका नाम था फ्रीडरिच फुलर। याद आ रहा कुछ? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रीडरिच फुलर। ठीक है, फ्रीडरिच फुलर। इन साइंटिस्ट ने ये कहा कि हमें इनके वाइटल फोर्स थ्योरी की दो बातें समझ में आती है कि ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से मिल रहा है, मान लिया, आदमी कंट्रोल में नहीं, ये भी मान लिया, बट किसी मिस्टीरियस फोर्स से बन रहा है ये नहीं मान सकता। इनका एग्जम्पशन था कि मुझे जो इस बात क्रॉस कर रही है हर चीज मैजिक से बन रही है। यदि मैजिक से होता तो मैं एप्पल बनाना किससे मिलता, ह्यूमन बीइंग किसी एनिमल से मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब कुछ आपस में रिलेशन है, कुछ थिंकिंग दिमाग में चल रही थी और कुछ तरह से गॉड ने हेल्प किया। ये साइंटिस्ट हुआ कहते हैं एक्सीडेंट टू एक्सीडेंटल फॉर्म हुआ। ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने लिया था अमोनियम सल्फेट। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस समय के हिसाब से कंपाउंड मिनरल से माइन से मिल रहा है, इसको इनऑर्गेनिक बोला गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये किसी ऑर्गन से नहीं मिल रहा है। इसके साथ उन्होंने लिया पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम सियानेट, है ना, ये भी कंपाउंड उस समय के हिसाब से आज के साथ हिसाब से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी, इनका जो काम था इन दोनों कंपाउंड को मिला करके उन्होंने इनको हीट किया, इनका जो काम था वो अमोनियम साइनेट, वो ये बनाने जा रहे थे। उनका जो फंक्शन था, जो काम था, हमें अमोनियम साइनेट बनाना, हम NH4 से हमें बनाना है, प्लस यहाँ से आज तो बैलेंस हो गया तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बाहर गया। उनका जो टारगेट था हमें अमोनियम साइनेट बनाने का। इस साइंटिस्ट जो काम था, जो चाह रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, उनका काम यह था कि इन दोनों इनऑर्गेनिक को कंबाइन करें और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाएं।
बट वहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम या गॉड की हेल्प कर लो वहां पे। हेल्प ये हुआ कि इनका जो रिएक्शन हो रहा था उस रिएक्शन में हीट अप्लाई किया। इस हीट की वजह से जिसके एलिमेंट है आपस में रीअरेंज हो गए, केमिस्ट्री में रीअरेंजमेंट, अब आगे चल पढ़ोगे। ये कंपाउंड अपने आपस में रीअरेंज करके ये हीट के थ्रू यहां पे रीअरेंजमेंट शो करता है, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के थ्रू कंपाउंड कन्वर्ट होके ये बन गया NH2CuNH2, ये बन गया कंपाउंड यूरिया, इसको बोलते हैं यूरिया। अब इसको एक्सीडेंट यहां में क्या है, जब स्टूडेंट ने मिलाया इसको बनाने के लिए तो जो कंपाउंड जाकर बना ही नहीं, तो बाप का कंपाउंड को टेस्ट कर रहे हैं उसमें प्रॉपर्टीज की आई नहीं, आयनिक कंपाउंड ही बन रहा है, वो आयनिक आयन हो नहीं रहा उसमें, आयनिक किस फॉर्म जो अपने आयन आसानी दे सके, इसके आयन नहीं बन रहा था, वो परेशान आखिर क्या है, ये बनने क्यों बन रहा है, इसको काफी कई बार रिपीट भी किया लेकिन वो कंपाउंड नहीं मिला। फिर सोचा मैं चेक को कंपाउंड है क्या चीज, ये क्या बन रहा है, फिर मैंने उसको चेक किया, पता लगा कंपाउंड वो है जो अब तक किसी एनिमल यूरिन को बॉयल करके बनाते थे, मतलब जो किसी स्पेशल ऑर्गन से मिल रहा था उसको बॉयल करके मिलता था, वो हम लैब में बना सकते हैं, है ना, लैब बना सकते हैं। मतलब इनकी डिस्कवरी के बाद काफी खुश हुए कि जो बर्टिलस बोल रहे थे कि जो लिविंग सब्सटेंस है, जो लिविंग ऑर्गन से मिल रहा है, वो ऑर्गन के अलावा उसको हम लैब में भी बना सकते हैं। इसके बनाने में आदमी का पूरा कंट्रोल है, ह्यूमन कंट्रोल है, उसको मिलाने के बाद ही बनाएंगे। इट मींस जो बर्टिलस कॉन्सेप्ट था, तीन कॉन्सेप्ट कि ऑर्गन से मिल रहा है, वो गलत हो गया, ऑर्गन से नहीं मिल रहा, yes. नहीं मिल रहा। दूसरा रूल उनका था कि कंपाउंड ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है, ये पूरी तरह कंट्रोल में, वो भी गलत हुआ। तीसरा उनका रूल था कि ये लॉ ऑफ प्रिंसिपल कॉमन का फॉलो नहीं कर रहा, ये फॉलो कर रहा है, इसको मिलाने के बाद ही बने। तो आपको इस पूरी हिस्ट्री को याद करने के बजाय सिर्फ एक लाइन याद करना है, कमिश्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वाइटल फोर्स थ्योरी किया, दूसरा पॉइंट ऑर्गेनिक टर्म किसने दिया, और तीसरा पॉइंट आपको यहां से याद करना है कि फर्स्ट जो डिस्कवर्ड कंपाउंड है, डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप इसको नोट करते रहो साथ में, आपके नोट पे जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, यस फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड was यूरिया, यह पे याद रखिएगा यूरिया, ठीक है, ओके। और यही पे आपको याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यूरिया was prepared from compounds, ध्यान रखना, from compounds, कंपाउंड मींस आप जो भी कंपाउंड बनाओगे ना, ये बनता है वो या तो कंपाउंड से बनता है या एलिमेंट से बनता है। ये जो कंपाउंड कंपाउंड से बनाया है तो वैसे कभी कंफ्यूजन आपको आते हैं कि कौन सा फर्स्ट कंपाउंड था, फर्स्ट कंपाउंड जो कंपाउंड से बना था, दैट वन यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स बना, कंपाउंड क्या क्या था, ये रिएक्शन आता है अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम साइनेट, जो बना आपका अमोनियम साइनेट, और यह प्रोसेस का रीअरेंजमेंट उसके थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन। आपको याद करना, यूरिया वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड that is obtained from, that is prepared by combining the compound to compound, and second thing is that they are discovered by Frederick Soler. Third point, prepared by combining of ammonium sulfate and potassium cyanate, and fourth important point, it obtained by process of rearrangement. Clear? Yes. चार इसके process हो गए। Clear? Yes sir. Noted? Note करो फटाफट। Yes sir. Done sir. चलो, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गई हमारी यूरिया के बारे में। अब देखो, जैसे कोई एक आदमी डिस्कवरी करता है, एक अच्छी चीज बताता है, तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं भाई नहीं क्यों रूप है। तो इनकी डिस्कवरी के बाद, बर्टिलस कॉन्सेप्ट के रॉन्ग होने के बाद बहुत से साइंटिस्ट ने और भी अप्रोच देखा है। तो जो सेकंड साइंटिस्ट थे उनका नाम था कोलब्रे। अब इनके बहुत सारे एसिड केमिस्ट्री में पढ़ोगे, कोलब्रे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर्ड किया एसिटिक एसिड, he discovered Acetic acid. एसिटिक एसिड, ठीक है। और इन्होंने किससे बनाया एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड, क्या समझना है इसको, एसिटिक एसिड is synthesized
synthesized from their elements. ये उसके एलिमेंट्स बनाए, यूरिया फ्रॉम कंपाउंड और ये फ्रॉम एलिमेंट. So first this compound was urea. First synthesized compound was acetic acid. Gas synthesized by Kolbe and it obtained by synthesis combining of elements. उसके एलिमेंट्स से बनाए. उन्होंने क्या किया, कार्बन को ले लिया, हाइड्रोजन को ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, इनको 2:4:2 के रेशियो में मिला करके इन्होंने इसको एसिटिक एसिड का फॉर्म. हालांकि डायरेक्टली बनता है, इसके पीछे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, आप बाद में समझोगे, बट सिंपली समझ लो यहाँ पे एसिटिक एसिड को सिर्फ एलिमेंट के फॉर्म में बनाया है. आपको याद करना है, एसिटिक एसिड वाज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड बाय कोल्बे एंड इट ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट फॉर्म. उसके एलिमेंट्स मिलते हैं कि यूरिया कंपाउंड्स में. ठीक है. Yes, sir. इसी के बाद एक तीसरे साइंटिस्ट और थे, जल्दी नोट करते हैं उसको. यस, तीसरा जो आपको याद करना पड़ेगा दैट इज बर्थलॉट. बर्थलॉट एक तीसरे साइंटिस्ट थे, एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, he discovered first hydrocarbon, या smallest hydrocarbon. He discovers the smallest hydrocarbon. Hydrocarbon क्या होता है? The compound of carbon and hydrogen. First क्या हो सकता है? जल्दी बता दो. First hydrocarbon will be CH4. yes, that is CH4. हम इसको बोल सकते हैं मार्स गैस. मार्स गैस इसी को बोलते हैं मीथेन. आपको याद करना पड़ेगा, मीथेन was the first smallest hydrocarbon we discovered by Butler. ठीक है. इन्होंने इसको कैसे बनाया था, इन्होंने इसको एलिमेंट से बनाया था. दिस हाइड्रोकार्बन आल्सो प्रिपेयर फ्रॉम द एलिमेंट. इन्होंने किया कैसे, इन्होंने कोक ले लिया, कोक पीने वाला नहीं है ना, कोक मींस कार्बन को लिया, इस कार्बन को हाइड्रोजन गैस पे फ्लो करा दिया, इस कार्बन पे हाइड्रोजन गैस फ्लो करा दिया. एक रिक्वायर्ड कंडीशन में इसको बोलते हैं ड्रास्टिक कंडीशन. ड्रास्टिक मींस रिक्वायर्ड टेंपरेचर प्रेशर, है ना. ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करके यहाँ पे इन्होंने इसको कंबाइन करके यहाँ से मीथेन का फॉर्मेशन कर दिया. सो मीथेन वाज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड हाइड्रोकार्बन बाय बर्थलॉट. इट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय फ्रॉम द एलिमेंटल फॉर्म. आपको याद करना है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने पूछा मैं बताता हूं फिर से सुनो क्या याद करना है. हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन was given by Nicholas Flamel. According to that, substances classified in three forms: animal, plant, and minerals. ठीक है. Yes, sir. दूसरा जो क्लासिफिकेशन बना बर्जमान का, उन्होंने एनिमल प्लांट को कंबाइन कर दिया, बोल दिया लिविंग सब्सटेंस, और दूसरा हो गया नॉन लिविंग. ठीक. इनके बाद थर्ड है बर्जुलस कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं आप वाइटल फोर्स थ्योरी. उनके हिसाब से ऑर्गेनिक टर्म उन्होंने दिया था फर्स्ट टाइम. उनके हिसाब से सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक बोला गया. उसके फॉर्मेशन में किसी भी में कंट्रोल नहीं है, वो मिस्टीरियस फोर्स से बन रहा है, ये बताया उन्होंने. और तीसरी बात ये है कि वो लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन फॉलो करते हैं. ये वाइटल फोर्स के बारे में हो गया. फर्स्ट दिस कंपाउंड बाय यूरिया डिस्कवर्ड बाय फ्रिडरिक सोलर. फर्स्ट सिंथेसाइज्ड हाइड्रोकार्बन इज बर्थलॉट, दैट इज मीथेन बाय बर्थलॉट. एंड फर्स्ट सिंथेसाइज्ड कंपाउंड इज एसिटिक एसिड एंड कोल्बे, राइट. कोल्बे. ये सारे पॉइंट हिस्ट्री के पॉइंट थे, याद. ठीक. इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड बहुत डिस्कवर हुए, बहुत सारे. मेथनॉल, एथेनॉल, कार्बोनेटेड कंपाउंड डिस्कवर हुए. सारे कंपाउंड की डिस्कवरी के बाद फादर ऑफ केमिस्ट्री जानते हो कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं लेवोसियर. लेवोसियर रिगार्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री. अच्छा, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री इज पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र. हम उनको बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, नॉट करते किसको, पीसी रॉय को, प्रफुल्ल चंद्र रॉय को. एनीवे, लेवोसियर ने इन सारे एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया. उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो चाहे किसी लिविंग बीइंग के ऑर्गन से मिले या ना मिले, है ना, वो लैब में बन सकता है, वो पूरी तरह से आदमी के कंट्रोल में है, उसके फॉर्मेशन में लॉ ऑफ केमिकल से फॉलो करेगा. ठीक है. और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली पॉइंट आउट ये भी किया कि सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बन रहे हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बोल रहे हैं, उन सारे कंपाउंड में कार्बन जरूर होगा. इट मींस ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी कंटेन कार्बन. इसलिए मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया. ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन आल्सो नेम एज
कार्बोनिक अम्ल। तो आपको याद क्या करना पड़ेगा, जो अच्छे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बात करो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, इसमें कार्बन जरूर हो। ठीक, इस कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी आल्सो प्रेजेंट, मस्ट नहीं है बट बी आल्सो प्रेजेंट। आल्सो यदि कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन स्थित है, आप इसको बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन, ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। इसको आगे पढ़ो, इट इज ऑल द कंपाउंड व्हिच मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन होगा या फिर हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा। आप सिंपल से याद रखो, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा? यस सर। सो या तो हाइड्रोकार्बन होगा या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। अब जो डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ पे आपने देखा हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन चाहिए, इनमें कार्बन जरूर है। अब इस हाइड्रोजन की जगह पे या हाइड्रोजन के साथ हम हेलोजन ले सकते हैं, एक्स मींस हेलोजन, हेलोजन भी आल्सो प्रेजेंट आप कर सकते हो। हेलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, मेटल हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। ये सारे कंपाउंड में भी आल्सो प्रेजेंट आप कर सकते हो, मे बी आल्सो, ये भी आप हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो प्रेजेंस होगी, परसेंटेज होगी इन कंपेयर टू इनसे कम, ये तो रेयर बनता है, मेटल से रेयरली, ये बहुत कम मिलता है, आप कर सकते हो रेयरली। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर होगा, सिर्फ उसके कार्बन का कंपाउंड है कार्बनिक कंपाउंड, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोकार्बन से लाएगा। अब मान लो हमने कंपाउंड ले लिया सी के साथ H4, हम इसको क्या बोलोगे, मीथेन, ये हाइड्रोकार्बन है। यदि हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो क्लोरीन के साथ, रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ, सनलाइट में आगे पढ़ोगे, ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, ये बन जाएगा CH3Cl। तो यहाँ पे जो CH3Cl बना, यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और Cl भी है, ये कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन और ये कहलाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका डिटेल हम आगे फिर बढ़ते रहेंगे, आगे हाइड्रोकार्बन क्या बनता है, कैसे बनता है, सारा पार्ट क्या होता है। ठीक है, अब अगर इसमें एक क्वेश्चन मेन बनता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ही क्यों है, व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बन। जैसा क्वेश्चन बनता है कि भाई इसमें कार्बन ही क्यों है, भाई इसमें हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी सारे, तो हम कार्बन की केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, हम हाइड्रोजन बोल सकते हैं, ऑक्सीजन बोल सकते हैं, बोलते हैं, तो कार्बन की केमिस्ट्री क्यों है, इसका मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टी हो, ऐसा हो कि मैं ही केमिस्ट्री क्यों पढ़ा आपने, है ना, कुछ तो प्रॉपर्टी होगी तभी तो पढ़ने आए हो। इस तरीके से यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हो, इसको बोलते हैं यूनिक इसके कार्बन का। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे, इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे, उसी बारे में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का क्यों बना था, उसको बोलते हैं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक का कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टी है जिससे हम प्रूव करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ही उसका मेन पार्ट है इन कंपेयर टू द हाइड्रोजन अदर एलिमेंट। ओके, अंडरस्टूड? Yes. So today class can wind up. Yes. We start later on next class. Thank you to all of you. Give a comment. सर आप सभी लोग इस लेक्चर में डिस्कस किया भी है, जो लोग इसको वीडियो पे देख रहे हैं, इनका नोट मैं इसके साथ साथ इसका लिंक दे दूंगा आपको, गूगल पे भी रहेगा वो, यूट्यूब पे है, इवन इंस्टाग्राम पे भी है, आप वहां उसको लिंक कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। और आपके जो भी इस पे डाउट हो, जो क्वेश्चन है, जो कमेंट आप कर सकते हैं, आप सभी स्वागत। आप इसको लाइक करो, शेयर। थैंक यू वेरी